चर्चा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, जहां पर वर्तमान में नोबेल पुरस्कार विजेता लोग यह व्यक्ति अंतरिम सरकार चला रहे हैं। इनकी अंतरिम सरकार में एक चुनौती बन गई है और वो चुनौती है भीषण बाढ़। और भीषण बाढ़ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। जहां तहां देख रहे हो पानी में डूबा हुआ बांग्लादेश दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लगभग आधा बांग्लादेश पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि देखकर ही लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। बांग्लादेश फ्लड जो है वो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर चुकी है। ऐसे में ये जो मानसून की बारिश के कारण आई हुई बाढ़ है, ये बाढ़ अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बाढ़ का काम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश की बाढ़ पर दुनिया भर की टिप्पणियां भी आ रही हैं। उनमें से बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि उनके यहां बाढ़ मानसून के कारण नहीं आई, भारत के कारण आई है। ये बांग्लादेशियों का जो भारत प्रेम है, आज इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई भारत ने बांग्लादेश को पानी में बहा दिया है। अगर आपको ये न्यूज़ के साथ लगे हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ने का अवसर मिले तो यहाँ कोई अमीना नाम से हैं जो लिखती हैं कि इंडिया ने डैम खोल दिया बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दिए, और वो भी रात के समय, जिसकी वजह से आधा बांग्लादेश पानी में डूब गया और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। जो लोग पूरे समय, जो गोदी मीडिया के लोग, संघी लोग जो फेक वीडियो भेजकर कहते थे कि बांग्लादेशी हिंदू डेंजर में हैं, अब वो चुप क्यों हैं? यानी कि हिंदुओं के डेंजर के बाद आप लोगों ने इतनी चर्चा की, बांग्लादेश में आई बाढ़ की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? लीजिए अमीना जी, चर्चा कर रहे हैं, इस चीज की भी चर्चा कर रहे हैं। हमें आपसे दिक्कत नहीं है, हमें अपनों से दिक्कत है कि हिंदुओं के साथ जो वहां हुआ उस पर हमारे अपने भी चुप थे। आपसे तो हम क्या मानकर चलें? आप तो वो हैं जो पहले ही भारत से जुदा होने का सोच चुके थे 1947 में। ये तो भला हो हमारे कुछ राजनेताओं का जिन्होंने आपको भी अपना एक पहचान दिलवा दिया। खैर, अभी हम उस पर नहीं आएंगे, फिलहाल के लिए आपके ट्वीट्स दुनिया को दिखाएंगे। लोगों का लिखना है कि इजराइल और इंडिया मित्र हैं, इसलिए इन दोनों की हरकतों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले जैसे इजराइल ने गाजा के साथ किया, ऐसे ही भारत बांग्लादेश के साथ कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को बचाओ और बायकॉट करो इंडिया का। इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। कोई अफरान राज लिखते हैं, इंडिया ने क्रिएट किया है एक आर्टिफिशियल फ्लड बांग्लादेश में पानी छोड़कर अपने डैम्स से। क्या हमको अभी भी बताना पड़ेगा कि हम भारत से नफरत क्यों करते हैं? India's disregard for international water laws is causing significant harm to Bangladesh by diverting river water flow। तमाम प्रकार की ये खबरें देखकर आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई में भारत ने यहां पर बाढ़ ला दी है। हद तो यह है कि तस्वीरें इस प्रकार की दिखाई जा रही हैं कि यहां पर शेख हसीना और मोदी जी दोनों डैम में पानी डाल रहे हैं और डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और बांग्लादेश बह जा रहा है। क्रिएटर्स का तो यह हाल है कि मोदी जी की मात्र एक लात से डैम की दीवारें टूट गई और पानी बांग्लादेश को बहा ले गया। गजब ही हो रहा है। अब गजब कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। और तो और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग भी इस घटना को कवर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा किया है क्या। अब आपको बताते हैं कहां की घटना है, रियल में क्या है, भारत की तरफ से स्पष्टीकरण क्या है, भारत क्या बता रहा है, मानसून पर किसी का कंट्रोल है या नहीं है, सारी बातें एक बार जान ही लेते हैं। देखिए साहब, यहां पर आपको भारत के साथ नक्शे में पूर्व की तरफ बिल्कुल भारत का एकदम कॉपी लगा हुआ एक राज्य दिखाई देता है जिसका नाम बांग्लादेश है। कभी यह भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1905 में दुर्जन नाम के व्यक्ति, जिसको हम करजन कहते हैं, उसने बंगाल का विभाजन किया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बने। आज वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के रास्ते होते हुए बांग्लादेश बन गया है। इसी बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है। असल में भारत की लगभग 50 से अधिक नदियां ऐसी हैं जो आज भी बांग्लादेश के साथ जल सीमा साझा करती हैं, या कहिए जल साझा करती हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी तक गिरने वाला जो अधिकांश जल है, चाहे वो रिवर गंगा से होकर आता हो, ब्रह्मपुत्र से होकर आता हो, या फिर हिमालय से निकलने वाली तीस्ता हो, और भी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली नदियां हो,
उन सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, और अधिकांश नदियों को सुंदरबन डेल्टा ही कंसीडर करके चलता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत से बांग्लादेश में बह रही बहुत सी नदियों के लिए कॉमन है। फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर काफी बातें रही हैं, चर्चाएं रही हैं, डिस्प्यूट्स भी रहे हैं। तीस्ता नदी उनमें से एक ताजा उदाहरण है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो पूर्वोत्तर का एक राज्य त्रिपुरा है, और वो त्रिपुरा की चर्चा यूं है कि त्रिपुरा में एक गुमटी करके नदी है, और उस गुमटी नदी पर बना हुआ एक डैम है। उस डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया, और वो ओवरफ्लो होकर के बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में बसे हुए बहुत से जिलों को पानी में बहा दिया। यहां पर एक बार मैप में त्रिपुरा को देख लेते हैं। बांग्लादेश के पूर्व में चलते हैं तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर ही एंट्री किया हुआ राज्य दिखता है। भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट है। और जब आप त्रिपुरा को देखते हैं तो जिस जगह मैं फिलहाल लोकेशन मार्क कर रहा हूं, त्रिपुरा के भीतर घटना इस जगह की ही है। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो यहां पर आपको गोमती रिवर दिखाई देती है। इस गोमती रिवर को अगर आप और आगे चलते हैं तो यहीं पर गोमती रिवर पर बना हुआ एक डैम दिखाई देता है, और यह डैम तीर्थ मुख के नाम से जाना जाता है। अर्थात गोमती रिवर के पानी को रोककर यहां पर दैनपुर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है, डंबर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है। इधर की तरफ तीर्थ मुख से निकल करके जो गोमती चल रही है, इस गोमती के ऊपर ये डंबर करके हैंगिंग ब्रिज देख रहे हैं। ये जगह डंबर असल में डमरू से निकाला हुआ शब्द है। भगवान शिव के लिए आराध्य ये जगह है तीर्थमुख। बहुत सारे लोग यहां पर घूमने जाते हैं। गोमती नदी पर बना हुआ ये वाला जो पानी रोक करके डैम बनाया हुआ है, इसी डैम से हाइडल पावर जनरेट की जाती है, यानी पानी गिरा करके बिजली पैदा की जाती है, और वो बिजली भारत और बांग्लादेश दोनों यूज करते हैं। इस बिजली को बांग्लादेश को भी त्रिपुरा के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये डैम तीर्थमुख के नजदीक बना हुआ जो गोमती नदी का डैम है, इसी डैम की मतलब नदी का पानी रोककर, जैसे अपने चंबल के नदी के पानी को बीच में रोककर डैम बनाया हुआ है, वैसे ही यह डैम बना हुआ है नदी के पानी के ऊपर। और इस डैम का नाम डंबर डैम है, डमरू से बना डंबर डैम है, जो कि तीर्थ मुख पर बना है, जो एक पिलग्रिम साइट है त्रिपुरा के अंदर, और यह हाइडल पावर पैदा करने के लिए जाना जाता है। यह जो लेक है, यानी कि नदी को रोककर, गोमती नदी को रोककर जो बनी लेक है, यह लगभग 41 स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडी को अपने साथ कवर करती है। और यह गोमती रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, वहीं से इस पानी को प्रॉपर होल्ड करके चला जाता है, और इससे प्रॉपर तरीके से विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यह वाला जो क्षेत्र आपको अंदर एंट्री किया हुआ बांग्लादेश में दिख रहा है, समझकर चलिए कि इस जाले क्षेत्र में नदी का पानी रुका हुआ है। लगभग इस क्षेत्र में यूं समझकर चलिए इस तरह से नदी का पानी रुका हुआ है, जो कि डैम के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब यह बात, जिन देशों के बीच में डैम का पानी साझा होता है, नदी का पानी साझा होता है, वो लोग आपस में अंतरराष्ट्रीय रूप से कम्युनिकेशन रखते हैं कि हां भाई इस डैम का पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर पानी बढ़ गया तो यह पानी छलक कर आपके ऊपर भी आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बहुत सी नदियां हैं जो भारत से बह करके यहां पर जाती हैं। ये बहुत सी नदियों को आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रिवर गंगा जो है वो भी यहां पर पद्मा नाम से जाती है, और फिर यहां पर आकर के जाकर के ये फिर मतलब इस प्रकार से जाकर फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है ना। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना नाम से आकर के बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तो ये सारी नदियां बांग्लादेश के अंदर जो दिख रही हैं। ऐसे ही मेघना नाम से एक नदी है जो कि पूर्वोत्तर से चलते हुए बांग्लादेश के अंदर बहते हुए इस प्रकार से आती है। तो ये सब नदियां, मतलब अल्टीमेटली गंगा नदी भी जो फरक्का डैम से एक तरफ हुगली नदी बनकर और दूसरी तरफ पद्मा बनकर जा रही है, वो सब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब यह खबर निकलकर आती है कि ये जो बांग्लादेश वाले चिल्ला रहे हैं कि हम पर पानी भारत वालों ने डैम खोलकर बरसा दिया, इस पर भारत की तरफ से करेक्शन आया और कहा कि भाई ये तथ्यात्मक रूप से गलत खबर है कि हम लोगों ने आप लोगों को पानी में डुबो दिया है। इस पर खबर बनती है, हेडलाइन बनती है, और भारत सरकार खुद निकलकर आती है और कहती है कि देखो ये बात गलत है कि भारत ने आप लोगों को पानी में डुबो दिया।
कई न्यूज वाले इस बात की फैक्ट चेक भी करते हैं कि जहां बाढ़ आई है और जहां डैम है उनकी लोकेशन में बड़ा अंतर है, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार का एक प्रॉपर स्पष्टीकरण आता है जो आपको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। स्पष्टीकरण में भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से रणधीर जायसवाल साहब का स्पष्टीकरण जो था वो ये था कि देखिए इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहां पर भाई ऑब्वियस सी बात है बारिश आएगी तो फिर बाढ़ भी बनेगी। ऐसे में यह बात कहना फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि इस डेनबर डैम के अपस्ट्रीम को हमने खोल दिया बिना बताए। इसके पीछे तथ्यात्मक जानकारी यह निकलकर आई कि लगभग जो डेनबर डैम है वो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम बांग्लादेश के साथ रखता है। इसकी हाइट बहुत कम है और ऐसे में यहां से जो बिजली पैदा की जाती है वो त्रिपुरा के द्वारा 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भी दी जाती है। मतलब यह नहीं है कि हम डैम को खुद के लिए बनाकर रखे हुए हैं, इसका लाभ हम बांग्लादेश को भी देते हैं। डैम की हाइट कम है और यहां पानी ज्यादा बरस रहा है। ऐसी स्थिति में हमने इस डैम पर 3 जगह निगरानी केंद्र बनाए हुए हैं। उनमें से एक अमरपुर में है, एक सोनामुरा में है और दूसरा सोनामुरा 2 में है। यहां पर ऑब्जर्वेशन होता रहता है वाटर लेवल का कि पानी कितना चढ़ गया है, कब चिंता के विषय से ऊपर चला गया है, ये तक सारी व्यवस्थाएं यहां होती हैं। 21 अगस्त से लगातार तेज बारिश त्रिपुरा में हो रही है और जो बांग्लादेश की डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिखाई दे रही है। इस हैवी रेनफॉल के कारण डैम में बहुत ज्यादा वाटर इनफ्लो हुआ, जिस पानी को अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होना था। अब ये ऑटोमेटिकली रिलीज होना था, इसका लॉजिक समझो। असल में क्या है, इस डैम के गेट नहीं खोले गए, यह बात पता चली त्रिपुरा के मिनिस्टर के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने डैम का कोई भी गेट नहीं खोला। असल मायने में इस डैम का जो हाइडल पावर वाला गेट है उसकी हाइट 94 मीटर है। 94 मीटर तक तो पानी ऑटोमेटिक भरेगा, लेकिन उसके बाद में अगर तेज बारिश और बढ़ गई तो वो गेट को क्रॉस करके ऑटोमेटिक बहने लग जाएगा। यानी कि डैम का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो गेट के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा और यही हुआ। वंस द वाटर क्रॉसेस दिस लेवल इट विल ऑटोमेटिकली एग्जिट थ्रू द गेट। Again, when the water level of reservoir fall below 94 मीटर, the gate will automatically close। यानी कि इस गेट से ऊपर का जो पानी है लेवल बढ़ते ही निकलना शुरू हो जाता है, यानी गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे अगर 94 मीटर से ऊपर पानी चला गया, अदरवाइज डैम टूट सकता है। और यही डैम की विशेषताएं होती हैं, ज्यादा पानी बढ़ते ही डैम खोलने पड़ते हैं। उनकी एक निश्चित क्षमता होती है, उस क्षमता से ज्यादा अगर पानी है तो डैम की दीवारें टूटने का डर होता है। 94 मीटर की रेंज है और यह जानकारी बांग्लादेश वालों को भी पता है। जब वहां प्रॉपर सरकार हुआ करती थी तो उनके साथ ये सब बातें कम्युनिकेट हुआ करती थी, लेकिन जिन्हें वर्तमान में सरकार में लाया गया है उन लोगों को ये सारी सरकारी जानकारियां नहीं हैं। हालांकि इस बात को हम और आप बोल नहीं सकते, यानी भारत सरकार नहीं बोल सकती। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया कि देखो टेक्निकल पॉइंट तो ये है। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ जो हुई जिसके बाद में यह डाउट ज्यादा बढ़ गया कि भारत वालों ने ही बहा दिया है, जिसके साथ कईयों को बहुत खुशी भी मिली कि बेटा अगर तुम ज्यादा 3-2-5 करोगे तो 8-10 अगर डैम खोल दिए हमने तो पूरी तरह बह जाओगे। क्योंकि अपनी तरफ के लोग भी कम थोड़ी हैं जो धमकाए चले हैं उनको कि यार तुम देखना औकात में रहो, फालतू की ज्यादा बकवास ना करो, अगर एक डैम खोला तो तुम आधे बह गए, सोचो अगर वाकई में इस डैम को खोल दिए होते तो क्या होगा। तमाम प्रकार की अपनी तरफ के लोग भी फुल फायर मोड में हैं। ऐसे में भारत की तरफ से जो जानकारी है वो यहां पर पढ़नी चाहिए, और वो क्या है, डेटा शो करता है कि बांग्लादेश के ये जो पानी था, राइजिंग वाटर था जो बांग्लादेश की तरफ जाता था, 3 बजे तक तो 21 तारीख तक रिपोर्ट किया गया था। दोपहर 3 बजे तक तो 21 तारीख को पता था कि पानी कितना चल रहा है। 6 बजे क्या हुआ कि फ्लड बढ़ने के कारण पावर का जो कट है ना, पावर आउटेज हो गया, यानी कि बिजली कट गई। बिजली कट गई, ऐसे में प्रॉब्लम यह हुई कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। असल में सारा की सारा जो मामला फैला है ना, वो इस लाइन की वजह से फैला है, जिसकी वजह से डाउट यह लग रहा है कि एक बार इन लोगों को मजा चखाने के लिए कि लो बेटा पानी खोल ही देते हैं। यही कारण है कि यह अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई। अंतरराष्ट्रीय खबर, वाशिंगटन पोस्ट इसको छाप रहा है। ऐसे में ये जो लाइन है, और उस लाइन में क्या लिखा है, 3 बजे तक तो हम कम्युनिकेशन में थे,
6 बजे पानी बढ़ने के कारण लाइट चली गई। लाइट चली गई तो हम फोन नहीं कर पाए, फिर भी हमने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन देने का अर्जेंट ट्रांसमिशन डेटा से कंप्लीट प्रयास किया। जिन्हें जानकारी देनी थी उन्हें जानकारी दी गई कि भाई पानी बढ़ गया है, पानी कभी भी निकल सकता है। फ्लड ऑफ कॉमन रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश are a shared problem inflicting suffering to people on both sides and required close mutual cooperation towards resolving them। भारत और बांग्लादेश 54 कॉमन क्रॉस बॉर्डर रिवर्स रखते हैं। 54 ये आपके लिए डेटा है सरकारी, इसे आप याद भी रख सकते हैं। 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉमन है। आप और हमको 1-2 नदियां पता हैं। ऐसे में अगर 54 नदियां ऐसी स्थिति में हैं तो हमें एक दूसरे के वाटर रिसोर्सेज और वाटर प्रबंधन के लिए लगातार टेक्निकल डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। असल मायने में अब दूसरे तरीके से समझो इस बात को, ये तो सरकारी बयान है। जो लोग इस बात को इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि भारत नहीं खोला है, और अपनी तरफ बैठे हुए जो लोग हैं जो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि देखो बेटा, जो तुम इतने दिन से मतलब उधम मचाए पड़े थे ना कि इंडिया बायकॉट करो, इंडिया बायकॉट करो, इस लाइन में कहीं धमकी तो नहीं भेजी गई है कि नदी एक थी जिसका पानी छलका, हमने 3 मिनट बिजली गायब रखी, तुम्हारा आधा बांग्लादेश बह गया। 54 नदियां हैं ऐसी जिनका वाटर हम दोनों लोग मैनेज करते हैं, इसलिए जरूरत है कि दोनों म्यूचुअली मिलकर चलें। अब ये जो बात है ना, ये तो मैं आपको उस अंदाज में कंक्लूड करके सुना रहा हूं जिस अंदाज में उन्हें सुननी चाहिए जो भारत को जबरदस्ती भला बुरा कहने के लिए ट्रोल कर रहे हैं बांग्लादेश में बैठे हुए। उन्हें भी सही मायने में समझना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर चलें तो भला है, अदरवाइज हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भारतीय सीमा में हैं। ऐसी स्थिति में इन नदियों के पानी पर बड़ा कंट्रोल भारत का है। ऐसे में बांग्लादेशियों को बयानवीर होने से बेहतर है कि वो इस बात का महत्व समझे कि म्यूचुअल कॉपरेशन कितना जरूरी है। ठीक है, ये इसका दूसरा पक्ष है जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हुई। ऐसे में मंत्री जी का बयान आया कि देखो 54 मीटर से ऊपर निकल गया था तो हो गया। हालांकि इस बात पर प्रॉपर तरीके से बहुत बार हम लोगों की चर्चाएं भी हुई हैं। भारत के बयान के बाद में फिर कुछ लोगों के बयान बदले भी कि हां भारत ने कहा है, लेकिन यूनिसेफ बांग्लादेश ने इस बात को प्रॉपर तरीके से लिखते हुए कैटास्ट्रोफिक फ्लड बताते हुए कहा कि पर्टिकुलर नोआखाली, फैनी और खागराचारी जगह पर भीषण बाढ़ आई है और लगभग 30 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। तो क्या शेख हसीना जी और मोदी जी ने मिलकर यह प्लान किया है? देखिए, प्रकृति किसी से पूछकर कोई भी कोहराम नहीं मचाती है। ऐसे तो पाकिस्तान में भी पिछले 2 साल पहले बाढ़ आई थी, लेकिन उसमें भी भारत का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब बात ठीक है, इन लोगों को लग रहा है वो इनकी समझ है। आगे क्या प्रोग्रेस हुई? इसी बीच में जिस समय ये सुर्खियां हेडलाइन बन रही थी, उसी बीच में भारत की तरफ से भारत के हाई कमीशन प्रणय वर्मा जाकर मिलते हैं इन्हीं हिज हाईनेस के साथ में, ये जो हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, इनसे जाकर मुलाकात करते हैं। अब बांग्लादेशियों को यह भी पसंद नहीं आया कि प्रोफेसर साहब इनसे इस्माइल करके बात क्यों कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का ओवर कॉन्फिडेंस इस हद तक मतलब हाई है, मुर्गी चोरों का, बतख चोरों का, ब्रा चोरों का, इस हद तक उनका कॉन्फिडेंस हाई है कि वो एक तरह से इनके मुंह पर वो एग्रेशन देखना चाहते हैं कि भारत को धमकाओ। अब मन तो ऐसा करता है कि देखिए, हमको क्षमा शोभा देती है इसलिए हम तुम्हें माफ कर कर चल रहे हैं। बांग्लादेशियों के बीच में गजब का ट्रेंड चल रहा है कि भारत का व्यापार रोक दो, भारत तलमिला जाएगा। अब हम बोलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएं कि बांग्लादेश वालों, अब छोड़ो यार, हम जबान गंदी नहीं करेंगे, कुल मिलाकर कंट्रोल में रहो, बस हम इतना समझाना चाहते हैं तुम्हें। खैर कोई नहीं, इनसे भाव में अपेक्षा की गई। क्या अपेक्षा की गई? आप इनके साथ में हंसते हुए बात क्यों कर रहे हो? तो बोले कैसे बात करनी थी भाई साहब, ट्रोलर्स की लाइन पढ़ो, वी डोंट वांट वर्क विद इंडिया। कौन डिसाइड करेंगे? ये ट्विटर पर बैठे हुए जो ट्विटर वाज है ना, ये करेंगे। एक लिखता है, लव how the Bangladeshis are crying all over the place while their leader sitting with Indian High Commissioner and laughing at them। वाह, पुअर मैन, व्हाट ए टॉट रोल फॉर हिम। यहां पर ये लोग इस बात से खफा हैं कि इनसे आप मिल रहे हो तो हंस के क्यों मिल रहे हो, इनने तो हमारी शेख हसीना रख रखी है, उसके बावजूद भी आप इनसे इतना मुस्कुराकर मिल रहे हो। आपको गुस्से में मिलना चाहिए, हम शेख हसीना से नाराज हैं।
तो क्या भारत बांग्लादेश को सौंप देगा क्या शेख हसीना? हमने इस पर कल भी एक सेशन किया था, जरूर देखिएगा। इसमें बड़ा ही पॉइंट निकल कर आया था जो आपको पता चलेगा कि क्या भारत सौंप देगा क्या, इस पर पूरे विश्लेषण किया है कल हमने, ठीक है। ऐसे में बांग्लादेश की अपोजिशन की पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने भारत से कहा है कि बांग्लादेश में भेज दीजिए ना साहब आप शेख हसीना मैडम को। क्या भारत भेजेगा? इसके लिए सेशन देखना होगा आपको। एनीवे, फिलहाल के लिए शेख हसीना जब पीएम थी, उन्होंने भारत के पक्ष में जो फैसले लिए थे, जैसे तीस्ता का मामला, उस पर अब ये लोग ये समझते हुए कि देखो भारत वालों की दुखती नब्ज है। क्या दुखती नब्ज है साहब? ये लोग ऊपर से जो निकाल कर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जो इनका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कारण ये हमसे डरते हैं। इनको इतना सा हिंट अगर कोई बांग्लादेशी सुन रहा हो या बांग्लादेश सिंपैथाइजर सुन रहा हो, हमने इतनी सेना सजाने के लिए नहीं रखी है। जिस दिन सड़क गई ना, हम अपने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा कर लेंगे। समझो, चौड़ा करने का मतलब समझते हो कि नहीं? वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो आपसे खाली कराकर उस हिस्से को इतना बड़ा कर लेंगे कि जो ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज आपको रेस्पेक्ट इसलिए है कि हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उतना ही रहने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भी इंटरफेरेंस लें। लेकिन मामला बिगड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि बीएसएफ को बॉर्डर सरका कर आपके जाके ढाका में ही लगाना पड़े कि लीजिए साहब अब यहीं तक रहने देते हैं। अमेरिका जब करेगा तब करता रहेगा, हम थोड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर बड़ा कर दिए हैं, सीधा लाइन टू लाइन मिला दिए हैं, रहने दीजिए ना। क्योंकि भारत में इन दिनों बड़ी मांग उठी है कि मिला ही लीजिए बांग्लादेश को, वैसे भी कोई नेता बचा नहीं है ना। तो इसलिए खैर, फिर भी अब ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ट्विटर पर दम है, इनको लगता है कि जो करेंगे साहब ये कर ले जाएंगे। ऐसे में ये तीस्ता मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि मोंगला पोर्ट जब भारत को दिया गया था तो एहसान किया था, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है ये एहसान नहीं था, ये उनके भी फायदे की चीज थी। क्योंकि भारत ने भी इनका ख्याल हर उस परिस्थिति में रखा है, चाहे इन्हें तेल भेजना हो या जरूरी खाद्य सामग्री भेजनी हो। ना जाने कितने ही बांग्लादेशियों को अपने यहां शरण देनी हो जो भूख प्यास से पीड़ित होकर ना जाने भारत के किस किस कोने में घुसे हुए हैं, उनको भी शरण देनी हो। बहुत सी चीजें म्यूचुअल हैं, ज्यादा बात फैलाओगे तो दूर तक जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि यहां पर दोनों का अच्छा व्यवहार और रिश्ता रहा है, इसलिए ये सब चीजें रही हैं। हालांकि इस बीच में यहां के राजनेताओं के द्वारा शेख हसीना और उनके मंत्री परिषद के वो जो लोग थे जिन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ था, क्या होता है ना, ये जो मंत्री टाइप के, प्रधानमंत्री टाइप के जो लोग होते हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पासपोर्ट मिलता है जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट समझो कि अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र मिलता है, जिसका फायदा ये होता है कि आप किसी देश में जब लैंड होते हैं तो आपको उन कॉमन लाइंस से गुजरना नहीं होता है, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको रिसीव करने वाला कोई हो जाता है, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। उस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं, आपको डिप्लोमेटिक की तरह से ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई इस देश, ये केवल व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ये देश का प्रतिनिधि है, तो उसको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। एनीवे, इनके उन पासपोर्ट्स को रद्द कर दिया गया क्योंकि अब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं है तो इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस बात का। अब वो सब चीजें होना, कल को ये भी सुनने में आएगा कि इनके पूरे घरों पर कब्जा कर लिया गया है, इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। जो जो कर सकते हैं, जो सो कॉल्ड बांग्लादेशी अपने यहां लोकतंत्र दिखा रहे हैं कि उन्होंने शेख हसीना की तानाशाही को हटा दिया है, अब वो लोग सही मायने में लोकतंत्र लेकर आ गए हैं, तो उन्हें भी इस चीज के लिए यह आवश्यक है कि यह काम करें। संभवतः यही लोकतंत्र दुनिया वाले चाहते होंगे जो बांग्लादेश में आया हुआ दिख रहा है। खैर, फिलहाल के लिए भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो ही जाएंगे, इसी कल्पना के साथ अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। आप में से जो भी साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करें। बाकी हमारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है, उसे जाकर के आप ज्वाइन करें, हमारे कोर्सेज वहां उपलब्ध हैं, रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमतों पर है। बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।